गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हम लोग एंशिएंट इंडिया की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज सेकंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय नगरीय क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति, पहली नगरीय क्रांति कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो 3500 ईसा पूर्व से लगभग हुई थी। और ये सेकंड अर्बनाइजेशन कब हुआ? छठी शताब्दी में हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब सेकंड, इसको अर्बनाइजेशन नाम क्यों दिया गया? इसमें जो गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार थे, उन्होंने ये बताया कि इसमें लगभग 10 तत्व उन्होंने बताए, जिनमें से मेन ये है कि एक शासक वर्ग का उदय हुआ। दूसरा, इस नगरीय सभ्यता में धार्मिक इमारत और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई धार्मिक इमारत के साक्ष्य नहीं मिले थे। व्यापार वाणिज्य और विकसित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसा कि ट्रेड्स चल रहे थे, उससे और डेवलप हुए। और टैक्स सिस्टम में एक अच्छी कर व्यवस्था और नियंत्रित तथा सुनियोजित कर व्यवस्था का निर्माण हुआ। मुद्रा का चलन हुआ। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो इस काल के डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था, वो लेखन कला का विकास हुआ। किसी भी चीज को लिपिबद्ध करके और उसको प्रिजर्व करना, मतलब कई किताबें जिसमें लिखी गई, जिनसे हमें तत्कालीन समाज के बारे में पता चलता है। एस इस तरह से ये कुछ प्रमुख तत्व थे जो द्वितीय नगरीय क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। द्वितीय नगरीय क्रांति का विकास प्रमुखतः गंगा यमुना दोआब में हुआ और इसके साथ साथ बिहार के कुछ क्षेत्रों में हुआ। अब द्वितीय नगरीय क्रांति के होने के साथ साथ बौद्ध तथा जैन धर्म का विकास हुआ। और इसमें इस तरह से बौद्ध साहित्य में द्वितीय नगरीय क्रांति के बहुत सारे नगरों का उल्लेख है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे चंपा, कौशाम्बी, साकेत, राजगृह, वाराणसी तथा श्रावस्ती। द्वितीय नगरीय क्रांति में व्यापारियों का एक समूह होता था। इन व्यापारियों को श्रेणी बोलते थे, जो इन व्यापारियों का समूह होता था, और जिनका प्रमुख होता था उसको श्रेष्ठिन बोला जाता था। इसी इसका अपभ्रंशित रूप है सेठी, यानी सेठ, जिसको हम आज के टाइम में सेठ कहते हैं। इसी श्रेष्ठी को जत्थक भी बोला जाता था। विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता, यूनिटी स्थापित करने के लिए एक जो प्रमुख होता था, वो भंडागारिक उसको बोला जाता था। और जो श्रेणियों को प्रधान होता था उसको सार्थवा बोलते थे, और जो इन सब का प्रधान होता था उसको महाश्रेष्ठी बोलते थे। श्रेणियों को कुछ अधिकार भी थे, जिनमें कार्यकारी और न्यायिक अधिकार, उन्हें अपने बीच उनकी जो भी चीजें हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए या कार्यकरण करने के लिए, और न्याय यानी जुडिशियल पावर उनके खुद के थे, जिनका निर्णय वो खुद लेते थे। और शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख है, जिनमें से मेनली 4 हैं: लोहार, बढ़ई, कर्मकार तथा धातुकार, रंगकार। साथ ही साथ जो मुद्रा का प्रचलन हुआ था, उसमें सबसे प्रमुख आहत मुद्रा है। आहत मुद्रा ऐसी मुद्रा होती थी मतलब जो तांबे या सोने या चांदी की होती थी, और इस पे कुछ मतलब छाप छोड़ दिए जाते थे, इसीलिए इसे आहत मुद्रा कही जाती है। 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में मतलब चांदी की मुद्राएं चलती थी। उसके बाद फिर इनमें जो अंकन हुआ मेनली, वो पेड़, मछली, सांड और हाथी तथा अर्धचंद्र का हुआ। बौद्ध ग्रंथ में जो मुद्राओं का उल्लेख है, उन्हें काहड़पण या काछारपण बोला जाता है। और जो मुद्राओं की या फिर सिक्कों की जो स्टडी है, उसको न्यूमिस्टिक्स बोला जाता है। और ये मुद्राएं जो मिली हैं, वो मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से मिली हैं, तथा कुछ मुद्राएं तक्षशिला में भी मिली हैं, जिसमें शुरुआत की कुछ मुद्राओं का उल्लेख है। व्यापार और वाणिज्य में अगर देखें तो व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केंद्र कम्बोज, कोसल, वाराणसी थे। कुछ प्रमुख जो बंदरगाह या पोर्ट थे, वो ब्रगकच्छु तथा बैरीगाजा थे, जो भड़ौच जिसको आज हम बोलते हैं, जो गुजरात में स्थित है। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख जो पोर्ट थे, वो पश्चिमी महाराष्ट्र के सुपारा, बंगाल में अ, बंगाल में ईस्ट पोर्ट, ताम्रलिप्ति, बंगाल के पूर्व में एक जो है वो ताम्रलिप्ति था। कंबोज तथा गांधार से घोड़े उत्तरापथ से बनारस ले जाए जाते थे। बावाइडू जातक जो एक बौद्ध पुस्तक है, जिसमें मध्य एशिया से, ये बताया गया मध्य एशिया से मोर और कौवे का निर्यात होता था। शिल्पियों और जो व्यापारी थे, उनसे कर नहीं लिया जाता था, और 1 महीने में 1 दिन उनसे बेगार करवाया जाता था, मतलब बिना वेतन के काम करवाया जाता था। इस पार्टिकुलर शब्द के लिए एक वर्ड जो मिलता है, उसे विष्टि बोलते हैं। चुंगी वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था, उसे शौल्किल या शुल्काध्यक्ष बोला जाता था। इसके आगे देखते हैं, 6ठी शताब्दी में जो नगरों का विकास हुआ, उनमें प्रमुख 16 महाजनपद हैं, जिनमें अंग जो भागलपुर या मुंगेर में स्थित है, इसकी राजधानी चंपा थी। मगध जो कि पटना और गया तथा शाहाबाद का नगर है।
के क्षेत्रों में आज आज का जो आधुनिक पटना गया और शाहाबाद है उसका नगर है। उस उसी स्थान पे स्थित था। इसकी जो कैपिटल थी वो गिरिब्रज या राजगीर थी। वज्जी, तिरहुत मंडल जिसको बोलते हैं, वैशाली और मुजफ्फर और कैपिटल इसकी वैशाली थी और मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। और इसके जो शासक थे वो विदेह वज्जी तथा लिच्छवी थे। कौशल जो यूपी का पार्ट है, इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल राज्य की जो कैपिटल थी वो कुशावती। मल्ल जो राज था उसकी कैपिटल, दो कैपिटल थी, एक कुशीनगर तथा दूसरी पावा। और ये देवरिया में, आज के देवरिया में स्थित था। वत्स इलाहाबाद में स्थित है और इसकी जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी। कुरु जो क्षेत्र है वो मुख्यतः मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ। पांचाल की दो राजधानी थी, अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य। इसको हम ऐसे याद करते हैं, पांचाल मतलब 5 उंगलियों से बना हुआ है। अगर इसको हम एकदम से कलेक्ट करें तो ये एक छत्र के रूप में बनता है, जिससे छत्र तथा छत्र, अगर वैसे सांप के फन से इसकी तुलना करें तो सांप जो होता है वो कपा देता है। तो दूसरी जो इसकी कैपिटल थी वो काम्पिल्य। ये मुख्यतः बरेली और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित है। उज्जैन अवंती में स्थित है। मालवा इसकी राजधानी अवंती जो है वो मालवा तथा एमपी के कुछ क्षेत्रों में स्थित है। इसकी दो राजधानी थी, उज्जैन तथा माहिष्मति। शूरसेन ब्रजमंडल जिसकी राजधानी मथुरा थी। चेदी बुंदेलखंड यमुना नदी के तट पर है, जिसका शासक शिशुपाल था। इसकी राजधानी सोथिवती। काशी की राजधानी वाराणसी। मत्स्य जो जयपुर में स्थित है, इसकी राजधानी विराटनगर। अशमक आंध्रा में स्थित है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जिसे पोतना या पोर्टल इसकी कैपिटल थी। गांधार पेशावर। रावलपिंडी जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज उत्तरापथ में स्थित था, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। अब देखते हैं मगध का उदय। मगध का उत्कर्ष इंपॉर्टेंट क्यों? मगध का उत्कर्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रोल, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ है, द्वितीय नगरीय क्रांति हुई, इसमें सबसे ज्यादा रोल इस मगध का उत्कर्ष का था। तो मगध के उत्कर्ष में जो हम सबसे 3 से 4 वंश आते हैं, जिनमें सबसे जो प्रारंभिक वंश था वो था हर्यक वंश। इसको हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक जो शासक था वो अपने पिता को मार के राजगद्दी पर बैठता था, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी बोला जाता है। ये मुख्यतः 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक, ईसा पूर्व, सॉरी 544 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक ये था। इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। ये बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म को मानने वाले थे। और इन्हें कुछ शास्त्रों में श्रेणिक भी कहा जाता है। और इन्होंने राजगीर नामक नया नगर बसाया, जो प्रारंभ में अ, मगध की कैपिटल थी। बाद में अन्य शासकों ने पाटलिपुत्र बसाया और उसे कैपिटल बनाया। श्रेणी का बिंबिसार के 3 वैवाहिक संबंध थे। वैवाहिक संबंध मेनली इसलिए फॉर्म किए जाते थे ताकि जो अगल-बगल के राज्य या निकटवर्ती राज्य होते थे, उनसे एक तो मित्रता बनी रहे, साथ ही साथ ये दोनों के संप्रभुता का उल्लंघन ना करें। साथ ही इसका तीसरा रीजन ये होता था कि अगर युद्ध में एक राजा या दूसरा राजा हारा है या जीता है, तो हारा हुआ राजा अपने से मतलब जीते हुए राजा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना राज्य पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखता था। तो इस तरह से सैनिक या फिर बिंबिसार ने 3 वंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें लिच्छवी वंश जो चेटक की जिनके राजा चेटक थे, चेटक की पुत्री छेलना या छलना। दूसरा कौशल की शासक प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। इसी विवाह के उपरांत इनको दहेज में काशी मिली थी। और तीसरा मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से। अब इसके दूसरे शासक अजातशत्रु या इनको कुड़िक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता की हत्या पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर ये बैठे थे। इन्होंने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहे ये। इन्होंने प्रसेनजित से युद्ध किया, प्रसेनजित हार गया, लेकिन बाद में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा से इनकी शादी कर दी और इस तरह से इन दोनों में मित्रता स्थापित हुई। वज्र संघ को इसने अपने राज्य में मिला लिया था। वज्र संघ से कूटनीति की, जिसे लिच्छवी पर इन्होंने विजय प्राप्त की और काशी और वैशाली को हासिल कर लिया। अपने शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद इनके अवशेषों को इकट्ठा करके इन्होंने
राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति करवाई थी, जैसा कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें से पहली राजगीर में हुई थी। उदयन जो कि अजातशत्रु का बेटा था, इसने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी। और गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर इसने एक नया नगर बसाया, जो कि पाटलिपुत्र या कुसुम था। अब इसने जो पहले शुरुआत में मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी, इसने उसको हटा करके जो नया नगर पाटलिपुत्र बसाया था, उसको राजधानी बनाई। दूसरा शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद उदयन की किसी ने छुरा भोग कर हत्या कर दी थी। और उसके बाद शिशुनाग, जो इनका राज्य का एक मंत्री था, उसने अपना एक नया वंश से मगध पर शासन किया। शिशुनाग वंश अवंती को जीतकर इसने मगध में सबसे पहले मिलाया था। और इसने अपनी कैपिटल जो थी वो वैशाली को बनाई। शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश का जो दूसरा शासक था वो कालाशोक या काकवर्ण था। इसने अपनी कैपिटल पुनः, जो शिशुनाग ने वैशाली बनाई थी, इसने अपनी कैपिटल पुनः पाटलिपुत्र बनाई। और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई थी। आगे हम देखेंगे नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महानंदिन था। इसका वध दासीपुत्र महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद को एक छत्र एक राट की संज्ञा दी गई थी। पाणिन इनके मित्र थे। और ये सबसे शक्तिशाली राजा था नंदवंश का। पहली बार कलिंग की विजय के समय उसने एक नहर खुदवाई थी, जिसका उल्लेख खारवेल शासक के हाथी गुम्बा अभिलेख में मिलता है। साथ ही साथ इसने जिन सेन की बौद्ध इसके मतलब शक्ति का प्रमाण हम यहाँ से देख सकते हैं। हाथी गुम्बा जो अभिलेख था उसमें साफ साफ उल्लिखित है कि इसने जिनसेन की प्रतिमा खारवेल के शासन से उठा लाया था। ये इस तरह से जो अंतिम राजा था घननंद था, नंदवंश का अंतिम सम्राट था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। और इस तत्कालीन जो कुछ प्रमुख विद्वान थे, वो उपवर्ष, वररुचि तथा कात्यायन। इस तरह से हम इसमें यहीं तक आज करते हैं। कल हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।